बहुत समय पहले की बात है। गंगापुर नाम के एक गांव में शिल्पा अपनी माँ यशोदा के साथ लेडीज हैंड बैग बनाने का काम करती थी। शिल्पा के हाथ के बैग बहुत दूर दूर तक बिकते थे। शिल्पा को अपने काम से बहुत प्यार था। वो हमेशा बैग की नई नई डिजाइन के बारे में सोचती रहती और उन्हें बनाती रहती थी। शिल्पा के पड़ोस में संजना नाम की एक लड़की रहती थी। संजना और उसकी बहन भी लेडीज हैंड बैग बनाती थी, लेकिन उन्हें अपने काम से बिल्कुल भी प्यार नहीं था, इसलिए उनके बैग अच्छे नहीं बनते थे। इसलिए संजना शिल्पा से बहुत जलती थी। काश ये शिल्पा की बच्ची इसी तरह मर जाए, फिर सभी लोग मुझे बैग बनाने का ऑर्डर दिया करेंगे। पता नहीं ये कलमुही मेरे बराबर आकर कैसे बस गई। शिल्पा के हमारे बराबर होने के कारण ही हमारा काम धंधा अच्छा नहीं चल पाता है। जब से ये दोनों यहाँ आई हैं, तब से हमारी कमाई आधी भी नहीं रह गई। संजना, शहर से जो लोग ऑर्डर देने आते हैं, उन पर जरा नजर रखा कर। दिवाली आने वाली है, नया ऑर्डर हमें ही मिलना चाहिए। एक दिन शहर से एक औरत आई। संजना ने उस औरत को अपनी खिड़की से देख लिया और वो तुरंत ही भागकर उस औरत के पास गई और उससे बोली, सुनिए, क्या आप पर्स का ऑर्डर देने आई हैं? मैं और मेरी बहन बहुत अच्छे पर्स बनाते हैं। हाँ, मैं पर्स का ऑर्डर ही देने आई हूँ, लेकिन मैं शिल्पा नाम की एक लड़की को ढूंढ रही हूँ। सुना है उसके हाथ के बने पर्स बहुत मजबूत और टिकाऊ होते हैं। क्या तुम्हें पता है कि शिल्पा कहाँ रहती है? मुझे नहीं पता, भाड़ में जाओ। इतना बोलकर संजना वहाँ से चली गई। उस औरत ने गांव के लोगों से शिल्पा के घर के बारे में पता कर लिया और वो शिल्पा के घर चली गई। मेरा नाम सीमा है। मेरे शहर में लेडीज पर्स की बहुत बड़ी दुकान है। तुम्हारे हाथ के बने पर्स मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें 2000 पर्स का ऑर्डर देने आई हूँ। तुम 2000 पर्स कितने समय में बना दोगी? मैडम, 2000 पर्स बनाने में कम से कम 2 महीने तो लगेंगे ही। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें आधे पैसे एडवांस दे देती हूँ, बाकी 2 महीने बाद दे दूंगी। सीमा शिल्पा और यशोदा को आधे पैसे एडवांस देकर वहाँ से चली गई। संजना खिड़की पर कान लगाकर शिल्पा और सीमा की सारी बातें सुन रही थी। संजना अपने घर जाकर अपनी बहन से बोलती है, दीदी, शिल्पा ने शहरी मैडम के ऊपर डोरे डालकर पूरे 2000 पर्स का ऑर्डर ले लिया और उसे आधे पैसे एडवांस भी मिल गए हैं। ये शिल्पा और उसकी माँ ऐसे ही लोगों को फंसाती हैं। लेकिन संजना, हमें किसी भी हाल में उनका ऑर्डर सफल नहीं होने देना है। तो एक काम करना। संजना की बहन ने संजना के कान में कुछ कहा। शिल्पा और उसकी माँ ने दिन रात मेहनत करके 2000 पर्स का ऑर्डर पूरा कर लिया और उन्हें डिब्बों में पैक कर दिया। चलो माँ, आखिरकार 2000 पर्स बनकर पूरे हो चुके हैं और 2 महीने होने में अभी कुछ ही दिन बचे हैं। माँ, हम बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं। चलो आज हम शादी में चलते हैं। मेरी सहेली की आज शादी है। शिल्पा और उसकी माँ शादी में चली जाती है। तभी संजना शिल्पा के घर में छत से घुस गई और उसने सारे पर्स में आग लगा दी। अब आएगा मजा। फिर शिल्पा और यशोदा जब घर लौटी, तब तक सारे पर्स जलकर राख हो चुके थे। शिल्पा और उसकी माँ रोने लगी। संजना और उसकी बहन सहानुभूति दिखाने के लिए उसके घर पर पहुँची। शिल्पा, मुझे लगता है शॉर्ट सर्किट होने की वजह से तुम्हारे घर में आग लगी होगी, लेकिन तुम परेशान मत हो। जिंदगी में सुख और दुख तो लगे ही रहते हैं। फिर अगले ही दिन वो शहरी मैडम शिल्पा के घर पर आती है, जिसने शिल्पा को 2000 पर्स का ऑर्डर दिया था। क्या मेरा ऑर्डर तैयार है? ऑर्डर तो पूरा तैयार था मैडम, पर पता नहीं कल कैसे हमारे घर में आग लग गई और सारे पर्स जलकर राख हो गए। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम झूठ बोल रही हो। मुझसे मेरे पैसे ले लिए और अब बोल रही हो
कि ऑर्डर में आग लग गई। मेरे पैसे वापस करो। वो पैसे तो पूरे खर्च हो गए। ठीक है, अगर पैसे नहीं है तो ये घर मेरा हुआ। चलो निकलो यहाँ से। शहरी मैडम ने शिल्पा और उसकी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। शिल्पा और उसकी माँ रहने के लिए संजना के घर मदद मांगने पहुँचती हैं। संजना, क्या हम कुछ दिन तुम्हारे घर में रह सकते हैं? नहीं शिल्पा बहन, हमारा घर तो बहुत छोटा है। हम तो इस घर में मुश्किल से रह पाते हैं और फिर कल हमारे घर में ढेर सारे मेहमान भी आने वाले हैं, इसलिए हम तुम दोनों को अपने घर में नहीं रख पाएंगे। मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ कि तुम ये गांव छोड़कर किसी सस्ते गांव में चली जाओ और यहाँ कभी लौटकर मत आना। ये गांव तुम दोनों के लिए शुभ नहीं है। शिल्पा और उसकी माँ बेघर होकर इधर उधर भटकने लगी। माँ, जंगल में चलते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जंगल में सेब के पेड़ हैं। शिल्पा और उसकी माँ जब जंगल पहुँची तो उन्होंने देखा कि एक साधु महाराज जंगल में बैठकर तपस्या कर रही हैं। तभी साधु महाराज पूछते हैं, तुम दोनों कौन हो और इस जंगल में क्यों भटक रही हो? क्या तुम भी मेरी तरह तपस्या करने आई हो? नहीं बाबा, हम बेघर होकर भटक रही हैं। फिर शिल्पा ने साधु को सारी बात बताई। साधु को शिल्पा पर बहुत तरस आया। अच्छा, तो तुम दोनों किस्मत की मारी हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। साधु ने अपनी चमत्कारी शक्तियों से शिल्पा को एक लेडीज पर्स दिया और कहा, इस पर्स से तुम जितने चाहो उतने सोने के सिक्के निकाल सकती हो। ये एक जादुई पर्स है। उस जादुई पर्स की मदद से शिल्पा ने न केवल एक घर खरीदा बल्कि शहर में एक लेडीज पर्स की दुकान भी खोल ली। उधर संजना और उसकी बहन बहुत खुश थीं। उनका शिल्पा से पीछा जो छूटा। शिल्पा और उसकी माँ ना जाने कौन से सड़े से गांव में बसी होंगी। मैंने उन दोनों के भविष्य को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। हाँ संजना, तुम बहुत होशियार हो। उन दोनों के जाने के बाद हमारी कमाई भी बढ़ने लगी है। लेकिन एक बार संजना और उसकी बहन शहर गई तो शिल्पा की शानदार दुकान देखकर वो दोनों हैरान रह गईं। तभी संजना की बहन बोली, अरे हम दोनों तो सोच रहे थे कि ये दोनों बर्बाद हो गई होंगी, लेकिन ये तो शहर में दुकान खोलकर बैठी है। इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। संजना और संजना की बहन शिल्पा का पीछा करते हुए उसके नए घर तक पहुँचती हैं। उन्होंने खिड़की से देखा कि शिल्पा एक पर्स से सोने के सिक्के निकाल रही है। अच्छा, तो ये बात है। फिर वो दोनों बहनें रात होने का इंतजार करती हैं। इधर जब शिल्पा सोने गई तो संजना खिड़की से उसके रूम में आ गई और वो बैग चुराकर चली गई। फिर संजना की बहन बोली, अरे संजना, जल्दी इस पर्स में हाथ डाल और सोना निकाल। संजना ने जैसे ही पर्स में हाथ डाला, उसके हाथ में एक काला नाग आया। नाग ने संजना के हाथ में काट लिया और संजना बेहोश हो गई। तभी संजना की बहन जोर जोर से रोने लगी। हाय रे हाय, अरे कोई मेरी बहन को बचाओ, अरे मेरी बहन को सांप ने काट लिया है, अरे कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो बचाओ मेरी बहन को। शोर सुनकर शिल्पा घर से बाहर आई। अच्छा, तो तुम लोगों ने जादुई पर्स चुराया है? हाँ शिल्पा, हमें माफ कर दो, हमने ही तुम्हारे ऑर्डर में आग भी लगाई थी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बहन को बचा लो शिल्पा, प्लीज शिल्पा। शिल्पा ने संजना को अपनी कार में बैठाया और उसे हॉस्पिटल ले गई। बहुत मुश्किल से संजना की जान बच पाई और जब संजना को होश आया तो संजना बोली, मुझे माफ कर दो शिल्पा, मुझे अपनी करनी का फल मिल गया।
अब से मैं एक ईमानदारी का जीवन बिताऊंगी और कभी लालच नहीं करूंगी। और इस तरह से उन दोनों लालची बहनों को सबक मिल चुका होता है। और इधर शिल्पा अपनी माँ के साथ अपना खुशहाल जीवन बिताने लगती है। एक गांव में पूना अपनी नानी चमेली और अपने मामा मामी के साथ रहती थी। बचपन में ही पूनम के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी नानी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके मामा मामी की एक बेटी थी जिसका नाम टीना था। पूनम को उसकी मामी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अरे सुनो जी, इस बुढ़िया ने तो हमारी सारी जमीन बेच दी और सारे पैसे अपनी लाडली नातिन पूनम पर खर्च कर रही है। अरे हमारी भी तो बेटी है, बुढ़िया तो हमें 1 रुपया नहीं देती। ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों कंगाल हो जाएंगे और एक दिन इस घर को भी बेच देगी वो बुढ़िया। बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। मैं भी माँ की इस हरकत से बहुत परेशान हो गया हूँ। वो इस पूनम की बच्ची को पढ़ाना लिखाना चाहती है। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये लड़की इतना पढ़ लिख कर करेगी क्या। अगर कुछ बन भी गई तो वो तो अपने ससुराल चली जाएगी और ये बुढ़िया हमारे सर पर बोझ बनकर बैठी रहेगी। हाँ जी, हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा और ये दोनों नानी नातिन को घर से बाहर करना होगा। ओहो, लेकिन ये घर तो माँ के ही नाम है। हम उन्हें कैसे निकालेंगे इस घर से? वो चाहे तो हमें निकाल कर बाहर फेंक सकती हैं। उसके बाद हमारा रहने का भी कोई स्थान नहीं। ऊपर से मेरी नौकरी भी नहीं लग रही। वो सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, देख लेना मैं सब संभाल लूंगी। अगले दिन मामी एक कागज लेकर बूढ़ी नानी के पास जाती है। माँ जी, घर की सफाई करते समय मुझे ये कुछ कागज नजर आए थे। पिताजी ने आपके नाम 5 लाख रुपए की एफडी करा रखी थी और अब तो वो एफडी पूरे 10 लाख रुपए की हो चुकी है। आप जल्दी से इन पेपरों पर साइन कर दीजिए, मैं पैसे निकलवा कर लाती हूँ माँ जी। वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई तूने। वैसे भी मुझे पूनम के कॉलेज की फीस भरनी थी और उसके लिए कुछ किताबें भी लेकर आनी थी। तू जल्दी से ये सारे पैसे निकलवा करके लेकर आजा बेटा, जल्दी से ले आ। उसके बाद बुढ़िया उस कागज पर साइन कर देती है। मामी हंसते हंसते वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद, अरे बहू, तूने कुछ दिन पहले मुझसे एफडी के कागज पर साइन कराई थी। तूने अभी तक मुझे वो पैसे नहीं दिए बेटा। ला बेटा, वो पैसे दे दे। मुझे पूनम के कॉलेज की फीस भरनी है, उसके लिए कुछ किताबें भी लेकर आनी है। अरे बुढ़िया, तुझे अपनी एक ही नाती नजर आती है क्या? दूसरी पोती नहीं है क्या तेरी? तू कभी भी उसके बारे में नहीं सोचती? मैं तुझे 1 फूटी कौड़ी नहीं देने वाली और मेरे पास कोई एफडी नहीं थी, समझी तू? मैं तो बस तुझसे जमीन और जायदाद के कागज पर साइन कराने आई थी और तूने खुशी खुशी अपनी सारी जमीन जायदाद सीधा मेरे ही नाम कर दी। इतना कहकर उसकी मामी जोर जोर से हंसने लग जाती है। तभी उसके मामा वहाँ आ जाते हैं। देख बेटा, तेरी पत्नी ये क्या बोल रही है? उसने धोखे से सारी जायदाद अपने नाम करा ली है। ये तो गलत बात है ना बेटा। अरे माँ, इसमें गलत क्या है? तू हमेशा एक ही नातिन के बारे में सोचती है, सारे पैसे उसी के ऊपर उड़ाती है। हम तो तेरे जैसे कुछ है ही नहीं। आपने कभी भी आज तक हमारे बारे में नहीं सोचा। सारी जमीन जायदाद तूने अपनी नातिन के लिए बेच दी। अरे हमारे लिए भी तो कुछ छोड़ देती। क्या हमारा तुझ पर कोई हक नहीं है माँ? अरे नालायक, ये तू कैसी बातें कर रहा है? तू तो कभी एक पैसा नहीं कमाता। घर का खर्चा कौन चला रहा है? सारे पैसे मैं तुम्ही ही तो देती हूँ बच्चों। बस कर बुढ़िया, तेरा बहुत हो गया। अब तू अपनी नातिन को लेकर घर से बाहर निकल जा, समझी? अब हम तुझे 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करने वाले। ये कैसी बातें कर रही हो बेटी? इस उम्र में इस बच्ची के साथ मैं कहाँ रहूंगी, कहाँ जाऊंगी बेटी? एक काम कर, नदी में कूद जा। हमें तुझसे और तेरी नातिन से कोई मतलब नहीं, समझी? चाहे तू कहीं भी जा और कहीं भी मर, हमें कोई परवाह नहीं है। चुपचाप जल्दी से निकल ले, वरना डंडे मार के तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी। हे भगवान, शायद यही दिन देखना रह गया था मेरी जिंदगी में। देखना, एक दिन तुम दोनों बिल्कुल कंगाल हो जाओगे
और दर दर की ठोकरें खाओगे। ये मेरा श्राप है तुम दोनों को। चल चल बुढ़िया, हो गया तुम दोनों का। हम तेरे श्राप से बिल्कुल नहीं डरते, समझी? निकल ले यहाँ से। दोनों नानी नातिन चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। बेटा, अब मैं तुझे लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो अब एक छोटी कौड़ी तक नहीं है। कोई बात नहीं नानी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम शहर चलते हैं नानी जी। मैं वहाँ किसी कंपनी में नौकरी पर लग जाऊंगी और हम फिर से हंसी खुशी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन बेटा, मेरे पास तो शहर जाने के लिए भी पैसे नहीं है। बिना पैसों से हम शहर कैसे जाएंगे नानी जी? बेटी, गांव में एक जंगल का रास्ता है जो सीधे शहर की तरफ से निकलता है। हम वहीं से चलते हैं बेटा, 1-2 दिन में पहुंच ही जाएंगे शहर। दोनों नानी नातिन जंगल की ओर निकल पड़ती हैं। फिर थोड़ी देर बाद, मैं बहुत थक गई हूँ, क्योंकि अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान भी नहीं रही। कैसे चलूँ मैं? थोड़ी देर यहाँ रुक कर आराम कर लेते हैं। ये मीठे मीठे फल तोड़कर अपनी भूख मिटा लेते हैं बेटी। ठीक है नानी जी, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पर बैठ जाइए। मैं आपके लिए मीठे मीठे फल लेकर आती हूँ। उसके बाद पूनम फल तोड़ने के लिए चली जाती है। तभी उसे जंगल में सोने चांदी के 2 पर्स घर दिखाई देते हैं। ये देखकर पूनम हैरान रह जाती है और सीधा अपनी नानी के पास जाती है। नानी जी, जल्दी से मेरे साथ चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। पूनम अपनी नानी को लेकर उन पर्स घर के पास लेकर जाती है। ये देखो नानी जी, यहाँ 2 सोने चांदी के पर्स घर है नानी जी। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट हो जाती है। अरे वाह नानी जी, लगता है हम परीलोक में आ गए हैं। आइए, आप दोनों का हमारे परीलोक में बहुत बहुत स्वागत है। हमें माफ करना बिटिया, हम गलती से आ गए यहाँ पर। नानी जी, हम तो खुद आपको यहाँ लाना चाहते थे। ये जादुई पर्स घर भी उन्हीं को दिखाई देते हैं जिन्हें हम दिखाना चाहते हैं। आपकी ये नातिन पूनम बहुत ही ईमानदार और नेक दिल लड़की है। हमारी रानी परी ने एक काम के लिए आपकी नातिन को चुना है। परी पूनम को लेकर 2 सोने और चांदी के जादुई पर्स घर के सामने जाती है। इस एक पर्स घर में हमारी रानी की बेटी कैद है। पूनम, तुम्हें उसे बचाना होगा। जरूर, मैं उन्हें जरूर बचाऊंगी। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है और तभी दोनों जादुई घर बोलते हैं, देख लड़की, तू उस रानी की बेटी को मत बचा। तू जल्दी से मेरे अंदर आ जा। मैं तुझे खूब ढेर सारी धन दौलत दूंगा। जिंदगी भर तुझे कमाने की कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, तुम मेरे अंदर आओ। मैं तुम्हें रानी की बेटी का पता बताऊंगा। लेकिन माफ करना बेटी, मैं बदले में तुम्हें धन दौलत नहीं दे पाऊंगा। कोई बात नहीं, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मुझे जिस काम के लिए चुना गया है, पहले वो काम करना है। उनकी बेटी को वापस लेकर आना है मुझे। उसके बाद पूनम जादुई चांदी के पर्स घर के अंदर चली जाती है। आगे चलकर उसे एक गुफा नजर आती है। उस गुफा में रानी की बेटी कैद थी। पूनम रानी की बेटी को लेकर बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पर रानी परी आ जाती है। बिटिया, तुमने मेरी बेटी को बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुमने लालच नहीं किया। तुम बहुत ही अच्छी और नेक दिल की लड़की हो। ये जादुई सोने का घर आज से तुम्हारा हुआ बेटी। तुम इससे जितना चाहोगी उतना सोना और चांदी ले जा सकती हो। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है और पूनम जादुई सोने के घर के अंदर जाती है और सोना लेकर बाहर आ जाती है। उसके बाद वो अपनी नानी को वो सारी बातें बताती है। फिर दोनों शहर जाकर अपना एक सुंदर सा घर बना लेते हैं और खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं। अब जब भी उन्हें पैसे की जरूरत होती तो वो जादुई पर्स घर से मांग लिया करती थी। एक गांव में उर्मिला नाम की एक औरत अपनी बेटी सोनिया के साथ रहती थी। उर्मिला बहुत ज्यादा गरीब थी और वो अपनी बेटी की परवरिश बहुत ही मुश्किल से कर पाती थी। एक बार की बात है, उर्मिला कुएं से पानी भरने जाती है। कुएं के पास 2 औरतें उर्मिला को देखकर आपस में कहती हैं, अरे ये तो वही गरीब औरत है ना, जो टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है।
हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहन, गरीब कहीं की। ये सब सुनकर उर्मिला को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उन दोनों से कुछ नहीं कहती और वो वहाँ से पानी लेकर अपने घर वापस आ जाती है और पानी रख देती है। तभी सोनिया अपनी माँ के पास आती है और उनसे कहती है, माँ आप पानी ले आई तो मैं खाना बना लूँ। हाँ बेटी, मैं पानी ले आई हूँ, तुम खाना बना लो, जब तक मैं बाहर कुछ काम ढूंढ कर आती हूँ। क्या पता कुछ काम मिल जाए, और घर में राशन भी खत्म होने वाला है। इसके बाद उर्मिला काम ढूंढने के लिए निकल जाती है और इधर सोनिया घर पर खाना बनाने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ उर्मिला काम ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसको कहीं भी काम नहीं मिलता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो किसी ने भी काम पर नहीं रखा, और अगर काम नहीं मिला तो हमारे घर का राशन कैसे आएगा, और मैं अपनी बेटी को क्या खिलाऊंगी? मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। इतना सोचकर उर्मिला घर वापस आ जाती है। उर्मिला के घर पर पहुंचने के बाद सोनिया उर्मिला से कहती है, माँ मैंने खाना बना दिया है, आपके लिए खाना लगा दूँ? नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम खा लो बेटा, मुझे भूख नहीं लगी है। उर्मिला के इतना कहने के बाद सोनिया खाना खा लेती है और उर्मिला की गोद में सो जाती है। धीरे धीरे रात गहरी हो जाती है, लेकिन उर्मिला को अभी भी नींद नहीं आ रही थी और काम न होने की वजह से भी वो बहुत ज्यादा दुखी थी। उर्मिला भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे भगवान, मुझे कोई तो काम दिलवा दो, मुझे काम नहीं मिला तो मेरा घर कैसे चलेगा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और थोड़ी ही देर बाद सुबह हो जाती है। अगले दिन उर्मिला काम की तलाश में निकल पड़ती है, लेकिन आज भी उसे कहीं भी काम नहीं मिला। इस बात से उर्मिला और भी ज्यादा दुखी हो जाती है और मन ही मन कहती है, आज अगर मैं पैसे लेकर घर नहीं जा पाई तो मेरी बेटी भूखी रह जाएगी, और तो और वो अभी बहुत छोटी है, भूखी भी नहीं रह सकती। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। थोड़ी देर बाद उर्मिला एक तरकीब सोचती है, क्यों ना आज मैं भीख मांग लूं, शायद कुछ पैसे मिल जाएं। ऐसा सोचकर उर्मिला भीख मांगने के लिए निकल पड़ती है। चलते चलते उर्मिला एक बड़े से घर के सामने पहुंचती है। उर्मिला उस घर का दरवाजा खटखटाती है और घर से एक औरत निकलकर बाहर आती है। अरे सुनिए बहन, अगर आपके पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दीजिए, मेरी बेटी घर पर भूखी है, अगर आज उसे खाना नहीं मिला तो वो बीमार पड़ जाएगी। उर्मिला की ये बात सुनकर वो औरत उससे कहती है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अपनी बेटी को भीख मांगा हुआ खाना खिलाओगी? अगर ऐसा है तो तुम मर जाओ, लेकिन तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मैं अपने बच्चे को भीख मांगकर खाना नहीं खिलाती। उस औरत की ये बात सुनकर उर्मिला काफी ज्यादा दुखी होती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उर्मिला एक कुएं के पास आती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है और मन ही मन कहती है, अब मेरे पास कोई भी साधन नहीं बचा है, अब मेरा इस दुनिया में जीकर कोई फायदा नहीं। जब मैं अपनी बेटी का पेट नहीं भर सकती तो मुझे जीने का भी कोई हक नहीं। इससे अच्छा यही है कि मैं मर जाऊं। इतना सोचकर उर्मिला कुएं में कूदने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर सोनपरी प्रकट होती हैं और अपने जादू से उर्मिला को पीछे की ओर खींच लेती हैं और उससे कहती हैं, अरे ये तुम क्या कर रही थी? तुम अपनी जान क्यों ले रही थी? ये तो बहुत बड़ा पाप है। सोनपरी के इतना कहने पर उर्मिला फूट फूट कर रोने लगती है और उनसे कहती है, अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ? घर में खाने को एक दाना नहीं है, बेटी घर पर भूखी है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, इसलिए मैं मरने जा रही थी। अच्छा तो ऐसी बात है, चलो तुम मुझे अपने घर पर ले चलो। इसके बाद उर्मिला सोनपरी को अपने घर पर ले जाती है। सोनपरी उर्मिला के घर को देखकर बहुत ही दुखी होती है
क्योंकि उर्मिला का घर बहुत ही टूटा फूटा था। तुम चिंता मत करो, तुम दोनों मेरे साथ चलो। इसके बाद सोन परी अपने जादू से सोनिया और उर्मिला को परी लोक ले आती है और अपने जादू से उन दोनों को एक जादुई गाउन और एक जादुई पर्स देती है और उनसे कहती है, सुनो उर्मिला, ये 2 जादुई गाउन और पर्स हैं। इस जादुई गाउन से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा और दूसरी तरफ इस जादुई पर्स की मदद से तुम इसके अंदर रह सकती हो। क्या सच में परी जी? हाँ, बिल्कुल। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी बहुत मदद की है आज। इसके बाद उर्मिला और सोनिया पृथ्वीलोक वापस लौट आती हैं। पृथ्वीलोक आने के बाद सोनिया अपने गांव के बाहर अपने जादुई पर्स को रख देती है और वो जादुई पर्स एक घर में बदल जाता है। फिर जादुई गाउन वो दोनों अपने साथ उस घर में लेकर आ जाती हैं और जादुई गाउन से कहती हैं, हे जादुई गाउन, हमें बहुत सारा खाना दे दो। उर्मिला के इतना कहने पर वहाँ पर बहुत सारा खाना प्रकट हो जाता है। सोनिया भी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद से उर्मिला और सोनिया के जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब वो दोनों अपनी जिंदगी में हंसी खुशी से रहने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।